इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको कैसे फाइल करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिजनेस करके इनकम को कमाना मुश्किल है, लेकिन इनकम कमाने के बाद उसके ऊपर टैक्स देना और उसकी कॉम्प्लायंस करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसी जानकारी शेयर करते हैं जिससे कि आप अपने इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस ईजिली कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हील को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। ITR 4 को आप ऑफलाइन भी प्रिपेयर करके अपलोड कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ऑफलाइन यूटिलिटी आप डाउनलोड कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है JSON फाइल बनाने के लिए, और यहाँ पे ITR 4 के लिए एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी भी दी गई है। लेकिन हम यहाँ पे लॉगिन करके ऑनलाइन ही ITR प्रिपेयर करेंगे और उसे फाइल करेंगे। तो यहाँ पे आप लॉगिन बटन में प्रेस करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसमें कि आपने इनकम अर्न की है उसकी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। तो चूज़ करके यहाँ पे आप ऑनलाइन चूज़ करेंगे। यदि आपने ऑफलाइन JSON फाइल प्रिपेयर कर लिया है तो यहाँ पे ऑफलाइन चूज़ करके उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अभी हम ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ कंटिन्यू को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे प्रेस करना है। उसके बाद आप इंडिविजुअल है ये चूज़ करेंगे, HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अदर है, तो हम इंडिविजुअल चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ITR फॉर्म चूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ITR 4 जो है वो उपलब्ध हो गया है, तो ITR 4 यहाँ पे चूज़ करेंगे। यानी कि जो इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या पार्टनरशिप फॉर्म है, अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि इंडिया के रेजिडेंट होनी चाहिए और जिनकी के टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो सकती है, वो ये ITR फॉर्म फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, जहाँ पे कि आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करते हैं सेक्शन 44AD, ADA एंड AE के लिए, तो आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो 44ADA जो है वो प्रोफेशनल के लिए होती है, 44AE जो ट्रांसपोर्टर है उनके लिए होती है, और अदर देन दैट 44AD ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या फिर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत आपने टैक्स डेफर किया है, या एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है, तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रोसीड करना है विद ITR 4 यदि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होती है और आपको ये एग्जम्पशन लिमिट कैसे चेक करनी है। तो आप उस वीडियो को देखिए और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो अपना रिस्पॉन्स है वो चूज़ कीजिए। इसके अलावा भी रिटर्न मैंडेटरी होती है, जैसे कि यदि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जमा कराया तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है, भले ही आपकी कोई इनकम नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ चूज़ करेंगे। हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न का प्री फिल्ड डेटा है वो ऑटोमेटिकली आएगा। तो आपको अपने 26AS और AIS को चेक कर लेना है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फीड करने से पहले। तो यहाँ पे आप ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके आप यहाँ पे अपना 26AS चेक कर लीजिए कि उसमें कितनी इनकम आ रही है, कितना TDS आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो AIS दिया गया है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें जाके भी असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड एंट्रीज देख लीजिए कि आपकी क्या एंट्रीज आ रही है। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फाइल कीजिए ताकि कोई मिसमैच ना आए। और आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 15 जून के बाद ही फाइल करनी है, क्योंकि तब तक ही आपका जो TDS या TCS अपडेट होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे या बैंक के द्वारा AIS में इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नेम एड्रेस चेक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो उस केस में चूज़ कर सकते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या अदर हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) यहाँ पे आएगा। यदि ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 यानी कि बिलेटेड रिटर्न आएगा। रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर दी है, अब उसे रिवाइज़ कर रहे हैं तो फिर रिवाइज रिटर्न आएगा।
तो अभी हम ड्यू डेट तक फाइल कर रहे हैं, तो ये आपको चूज़ करना है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यहाँ पे यदि आप पुरानी टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं तो इस केस में आप यहाँ पे यस करेंगे विद इन ड्यू डेट, यानी कि आप नई रजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, विद इन ड्यू डेट कर रहे हैं या फिर आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, क्योंकि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। तो पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना है कि आप नई स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, पुरानी स्कीम में जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि फॉर्म 10IE आपको कब तक फ़ाइल करना है, कैसे फ़ाइल करना है, और यदि आप एक बार फाइल कर देते हैं तो क्या दोबारा से आप नई टैक्स रजीम में आ पाएंगे या नहीं। तो कंप्लीट हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है प्रोसीजर। तो अभी हम यहाँ पे नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे, यानी कि हम ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं नई टैक्स रजीम से। यदि आप ऑप्ट आउट करेंगे तो उस केस में आपको फॉर्म 10IE फाइल करना है और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ये फॉर्म आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले फाइल करना है ड्यू डेट तक। मान लीजिए आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई तक आपको फॉर्म 10IE फाइल करना है। उसके बाद ही आप पुरानी टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तौर पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि किसी और व्यक्ति के लिए, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नो चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप अपनी बैंक की डिटेल जो है वो ऐड कर पाएंगे, ऐड नदर करके। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको अगली टाइप फिल करनी है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम की, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फिर यदि आपकी सैलरी से इनकम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन सी एग्जम्पशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप यहाँ पे यस क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट भी एंटर करना होता है। तो अब यहाँ पे हम नो कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। यदि आपके लिए एप्लीकेबल होंगे एग्जम्पशंस तो आप ले सकते हैं। वैसे नई टैक्स रजीम में आपको ज़्यादा एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती हैं, तो आप यहाँ पे जो अकॉर्डिंगली चूज़ करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सैलरी की इनकम फीड करनी है, यहाँ पे एडिट बटन प्रेस करना है। लेकिन ये करने से पहले आप अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन एक्सेल में बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन एक्सेल में बना ली है। आप पेपर पे भी इसे बना सकते हैं। जैसे कि सैलरी से हमने इनकम ली है ओल्ड स्कीम के अंतर्गत, न्यू स्कीम के अंतर्गत आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपये की। इसके अलावा बिजनेस इनकम हमने ली है सेक्शन 44 AD के अंतर्गत, जैसे कि 50 लाख की इनकम पे 6% डीम्ड इनकम मानी जाएगी, क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड से ली है अदर देन कैश। और यदि आपने कैश से रिसीट ली है तो उस केस में 8% आपको डीम्ड इनकम डिक्लेयर करनी होती है, तो अकॉर्डिंगली आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जैसे कि इनकम टैक्स का रिफंड, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FDR इंटरेस्ट इनकम हमने ली है। और उसके बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। अब यदि आप पुरानी टैक्स रजीम लेते हैं तो उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि 80C 80TTA की जो इनकम टैक्स में डिडक्शन है, LIC PPF सेविंग बैंक इंटरेस्ट की। लेकिन यदि आप नई टैक्स रजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलती हैं। तो अकॉर्डिंगली आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका नई टैक्स रजीम में कितना टैक्स बनता है और ओल्ड टैक्स रजीम में कितना बनता है। तो ये टैक्स अब हम यहाँ पे चेक भी करेंगे जब हम ये रिटर्न जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो हम नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री फीड करेंगे, यानी कि हमारी सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर 16 के अकॉर्डिंग सैलरी की डिटेल फीड करनी है, यानी कि एम्प्लॉयर ने जो आपको फ़ोन नंबर 16 इशू किया है, यदि आपका TDS कटा है तो एम्प्लॉयर से ले लीजिए। उसके बाद वहाँ से एंट्रीज देख के यहाँ पे एंट्री कीजिए और उसके बाद आपको नीचे जाके ये सेव करना है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल गई है। आप नई टैक्स रजीम आपने ऑप्ट की है, फिर भी अब असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको ये डिडक्शन मिलती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी से इनकम आ गई है। यदि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, जैसे कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो आप यहाँ पे ऐड एंड एडिट डिटेल ऑफ द ब्रेकअप ये एंटर करके आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप लेट आउट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है और उसकी जो रेंटल इनकम है वो एंटर करेंगे। और यदि आपने कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किया लेस कर देंगे तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाएगी। यदि आपने कोई होम लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पेबल है तो आप यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड करके डिटेल ऐड कर देंगे।
अगली टैब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की है, तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो हम इस टैब को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टैब यहाँ पे बिजनेस के लिए है, यानी कि जो सेक्शन 44 AD के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। सेकंड टैब प्रोफेशनल के लिए है, जो कि 44 ADA के अंतर्गत अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। थर्ड टैब गुड्स कैरिज के लिए है, जो ट्रांसपोर्टर है वो 44 AE के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिजनेस के अंतर्गत नेम ऑफ द बिजनेस एंटर करना है, यहाँ पे आपको बिजनेस कोड जो है वो चूज़ करने हैं। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो लिस्ट में दिए गए हैं आपके लिए एप्लीकेबल कोड जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि यदि आपकी कमीशन इनकम होती है तो उस केस में आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल है तो आपको 44 ADA ही ऑप्ट करना है, जो कि नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपको नीचे बाइफिकेशन देनी है कि आपको जो ग्रोस रिसीट या टर्नओवर हुई है वो किस मोड से हुई है। जैसे कि कैश में हमने 1 करोड़ रुपए की जो सेल है वो की है, और हमने बाय बैंकिंग चैनल जो 50 लाख रुपीज़ की सेल की थी। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करनी होती है। अब जो 50 लाख रुपए की हमें रिसीट हुई है बैंकिंग मोड से, उसके 6% हमें डीम्ड इनकम कम से कम दिखानी है। आप चाहें तो उससे ज़्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन उससे कम ये इनकम नहीं हो सकती है। तो 50 लाख का 6% जो है वो 3 लाख रुपये होता है। इसी प्रकार जो 1 करोड़ रुपया है उसका कम से कम 8% डीम्ड इनकम के तौर पे दिखाना है, या आप उससे ज़्यादा दिखा सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे 8 लाख रुपया दिखा रहे हैं डीम्ड इनकम। इस प्रकार हमारी टोटल 11 लाख की डीम्ड इनकम आ जाएगी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन 44 AD के अंतर्गत हमारी डीम्ड इनकम आ गई है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब असेसमेंट ईयर 24-25 से 44 ADA के लिए जो लिमिट बढ़ा दी गई है। अब 2 करोड़ रुपए तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी जो ग्रोस सीट है, यानी कि जो टर्नओवर है, वो आप किसी भी मोड से लेते हैं, लेकिन यदि आप 95% अपनी ग्रोस सीट बैंकिंग चैनल से लेते हैं तो 3 करोड़ रुपए तक आप 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो CS अकबर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक है टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में भी दिया गया है और प्लेलिस्ट में भी दिया गया है। यदि आप प्रोफेशनल है तो आप 44 ADA का शेड्यूल फिल करेंगे। यहाँ पे शो डिटेल आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड टैब प्रोफेशनल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आप बिजनेस कोड चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोफेशनल हैं, डेटा प्रोसेसिंग है, IT रिलेटेड प्रोफेशनल हैं, लीगल प्रोफेशनल है जैसे कि एडवोकेट हैं। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इनकम है वो चूज़ करनी है। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने जो लिमिट बढ़ा दी है। यदि आप 95% अपनी अमाउंट जो है बैंकिंग चैनल से रिसीव करते हैं, सिर्फ 5% ही कैश मोड से लेते हैं, तो 75 लाख रुपीज़ तक आप 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ 50 लाख रुपीज़ तक ही आप 44 AD के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी 30 लाख रुपीज़ की प्रोफेशनल रिसीट है, तो उसका 50% यानी कि 15 लाख रुपये, उससे फिर ज़्यादा आप यहाँ पे ऑफ़र करेंगे अपनी डीम्ड इनकम। तो यहाँ पे भले ही आप कैश में रिसीव करें या फिर किसी और मोड से रिसीव करें, आपको यहाँ पे ये फिगर जो है वो एंटर करनी होती है, यानी कि 50% कम से कम अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो आप यहाँ पे इसे सेव करेंगे। सबसे लास्ट है यहाँ पे गुड्स कैरिज की है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टर होते हैं 44 AE के अंतर्गत अपनी डीम्ड इनकम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नेचर सेलेक्ट करना है, जैसे कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटर करेंगे, राज ट्रांसपोर्टर जो भी आपका नाम है नेचर है बिजनेस का। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल जो है वो ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड न दे करके। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे व्हीकल का। उसके बाद यहाँ पे आपने ओन किया, लीज किया, हायर किया है, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे टनेज कैपेसिटी जो है गुड्स कैरिज की डिक्लेयर करनी होती है मैट्रिक टन में। उसके बाद नंबर ऑफ़ द मंथ जिसके लिए कि आपने व्हीकल ओन किया है, लीज या फिर हायर किया है, वो आपको डालना है। जैसे कि 12 मंथ्स के लिए आपने जो व्हीकल है वो रेंट पे लिया या हायर किया हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम दिखानी होती है। प्रिजम्पटिव इनकम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 1000 पर टन पर मंथ, यदि टनेज कैपेसिटी जो है 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा है, और यदि लेस देन इक्वल टू 12 मेट्रिक टन है तो उस केस में 7500 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डीम्ड इनकम लेनी होती है। तो जैसे कि
10 मेट्रिक टन है तो आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 7500 पर मंथ है। तो आप न मान लीजिए 10 मंथ्स के लिए व्हीकल यूज़ किया है तो यहाँ पे 10 मंथ्स डालेंगे और यहाँ पे 7500 इंटू 10। तो आपने यदि एक व्हीकल है आपके पास तो यहाँ पे डीम्ड इनकम आपको डालनी है ऐसे, और यदि एक से ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो फिगर इंक्रीज़ करेंगे और नंबर ऑफ मंथ्स इसके लिए भी आपने यूज़ किया है और उसके बाद ऐड करेंगे। तो हमारे केस में हमने जो सैलरी इनकम है वो ले ली है और बिजनेस एंड प्रोफेशन से सेक्शन 44 AD के अंतर्गत जो डीम्ड इनकम है वो यहाँ पे ले ली है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आपको डालना है तो ऐड डिटेल करना है। यहाँ पे यदि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे यस करके वो यहाँ पे फिगर एंटर करेंगे। तो आप इसके लिए 26 AS और AIS को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपका जो FD का इंटरेस्ट है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो AIS में आता है। FD का इंटरेस्ट आप 26 AS में भी चेक कर सकते हैं। यदि उस पर TDS कटा है तो अकॉर्डिंगली आप फिगर यहाँ पे एंटर करेंगे। जो आपका इनकम टैक्स का रिफंड है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आप फिगर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जो आप ये सही फिगर ऐड कर लेंगे तो आप नीचे और भी जो फिर इंटरेस्ट इनकम टैक्स है वो देख सकते हैं। तो आप अपने लिए एप्लीकेबल जो इनकम है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो यस कर सकते हैं, या एनी अदर इनकम जैसे कि डिविडेंड इनकम। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनकम आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। यहाँ पे यदि आप एडिट करना चाहते हो तो सामने टिक करेंगे और यहाँ पे एडिट बटन इनेबल हो जाएगा। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं किसी एंट्री को तो बाद में डिलीट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रीन टिक आ जाएगा कि टैब भी कंफर्म हो गई है। अब आपको डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम जो है वो देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिस्क्लोज एग्जम्प्ट इनकम के अंतर्गत आपको जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर है बिजनेस के वो देने होते हैं, क्योंकि आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर रहे होते हैं। इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करनी, लेकिन फिर भी कुछ मैंडेटरी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो ऐड डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपनी जो कैपिटल एक्स्ट्रा या सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हालांकि फील्ड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड है जो सामने स्टार लगा हुआ है जैसे कि संडी क्रेडिटर, ये 31 मार्च को आपके कितने हैं वो आपको फिगर यहाँ पे एंटर करनी ज़रूरी होती है। इसी प्रकार जो इन्वेंट्रीज़ हैं यदि आपके पास है स्टॉक तो उसकी डिटेल आपको देनी ज़रूरी होती है। जो संडी डेटर्स हैं वो यहाँ पे ऐड करने मैंडेटरी हैं। उनका बैलेंस कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा जो अदर फिगर है वो देनी ज़रूरी नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो फिगर है वो एंटर करेंगे। तो हमारे केस में तो संडी डेटर संडी क्रेडिटर या इन्वेंट्री जो एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए इनकी फिगर यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रोथ रिसीट रिपोर्टर फॉर GST। तो यदि आपने GST नंबर लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल एंटर करनी है कि आपका GST नंबर क्या है और आपने वहाँ पे कितनी टर्नओवर डिक्लेयर की है, जैसे कि GST 1 में या फिर GST 3B में। यदि आपके पास एक से ज़्यादा GST नंबर है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप 20 लाख से ज़्यादा यदि आपकी टर्नओवर होती है तो आपको GST नंबर लेना होता है। तो यहाँ पे कई लोग ये गलती करते हैं कि जब 44 AD ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा दिखाते हैं, उसकी जो डीम्ड इनकम है वो कम दिखा देते हैं। तो यदि वो टर्नओवर जो 20 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में GST डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो टर्नओवर आप एंटर करेंगे 44 AD में वो जो है GST एक्ट के अंतर्गत यदि आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं तो उस केस में आपको GST नंबर भी लेना होता है और GST नंबर यहाँ पे एंटर करके जो वैल्यू आपने वहाँ दिखाई है वो आपको यहाँ पे दिखानी होती है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने टर्नओवर बढ़ी थी सेक्शन 44 AD के अंतर्गत तो यहाँ पे हमारी टर्नओवर 1,50,00,000 रुपया आ रही है। तो ये देखिए 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई है। तो इस केस में टैक्स पेयर को GST नंबर लेके जो टर्नओवर है वो भी वहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है, जो कि हमने अभी शेड्यूल डिस्कस किया था। या फिर यदि आपके लिए GST नंबर एप्लीकेबल नहीं है, मान लीजिए आप एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विस देते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना है ताकि फ्यूचर में जब GST डिपार्टमेंट से नोटिस आए तो आप अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर पाएँ। यहाँ पे आपको नहीं देखना कि नेट इनकम आपकी 11 लाख है, यहाँ पे आपको टर्नओवर देखनी है कि आपकी कितनी है। इसी प्रकार प्रोफेशनल के केस में यदि उसकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी उससे नोटिस आ सकता है GST डिपार्टमेंट से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगली टैब आपकी एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड है। तो यदि आपकी एग्जम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम लेस देन और इक्वल टू 5,000 या फिर कोई और इनकम जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको PPF मिला है, ग्रेचुटी मिले हैं तो वो एग्जम्प्ट होती है। तो आप यहाँ पे लिस्ट से चूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली
यहाँ पे आप जो है वो फिगर एंटर करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे जाके आप कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार आपका डिस्क्लोजर भी यहाँ पे फिल हो गया है। अब आपको डिडक्शंस यहाँ पे फिल करनी होती हैं। तो नई रजीम में ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ डिडक्शन जो कि क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि 80 CCD2, यानी कि आपका एम्प्लॉयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है। तो यहाँ पे आप यस करके जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। पर ये इंश्योर कर लीजिए कि आपकी सैलरी में पहले ऐड किया हो, यानी कि जो फॉर्म नंबर 16 आपके एम्प्लॉयर ने इशू किया है उसमें NPS पहले ऐड किया हो, तो ही आप यहाँ पे लेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नई टैक्स रजीम में आप यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन करके कोई और डिडक्शन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे नीचे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो टैक्स पेड की आती है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से अपना 26 से जो फॉर्म है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका TDS कटा है, जैसे कि सैलरी इनकम पे कटा है, तो यहाँ पे शो डिटेल आप करेंगे और ऐड नदर करके यहाँ पे डिटेल आप ऐड करेंगे कि आपके एम्प्लॉयर का जो टैन नंबर क्या है और उसने जो TDS काटा कितना है। इसके अलावा यदि अदर देन सैलरी है, जैसे कि बैंक के FD की इंटरेस्ट इनकम पे आपका TDS कटा है, तो यहाँ पे शो डिटेल करके ऐड नदर करेंगे और उसके बाद ये डिटेल एंटर करेंगे, जैसे कि टैन ऑफ द डिडक्टर क्या है। और यदि आपने पिछले साल का TDS ब्रॉड फॉरवर्ड किया है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाके हेड ऑफ इनकम चूज़ करेंगे, जिसके अंतर्गत के आपको इनकम जो है ऑफर कर रहे हैं, जिस पे कि TDS कटा है। जैसे कि FD की इंटरेस्ट इनकम पे जो TDS है वो कटा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे TDS की डिटेल आती है फॉर्म 16C 16D के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे कि आपका टेनेंट आपको रेंट देता है 50,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ, तो वो आपका TDS काटता है। तो यहाँ पे आप शो डिटेल करके ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने TCS कलेक्ट किया है आपसे, जैसे कि आप ने कोई गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो जो कार डीलर है वो आपसे TCS कलेक्ट कर लेता है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड नदर करके देंगे। इसके अलावा यदि आपने एडवांस टैक्स पे किया या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे करेंगे, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे शो डिटेल करके ऐड नदर करके देंगे। तो यदि आपका टैक्स पेबल आ जाएगा, जैसे कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे आगे, तो वो पहले आपको टैक्स पे करना है। उसके बाद उसका जो चालान नंबर है यहाँ पे शेड्यूल के अंतर्गत एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, यहाँ पे जाके आपको वो चालान ऐड करना है। पेमेंट करने के बाद उसके बाद ही आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ताकि आपका कोई टैक्स पेबल ना आए रिटर्न में, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे लास्ट टैक्स लायबिलिटी आपकी जो कैलकुलेट कर दी गई है कंप्यूटर के द्वारा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे टैक्स की जो कंप्यूटेशन है वो देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर ये शो कैलकुलेशन करके टैक्स कैसे कैलकुलेट किया गया है। नई टैक्स रजीम में जो है 3 लाख रुपीज़ से लेके 6 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 5% टैक्स है। 6 लाख से 9 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 10% टैक्स है। 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स रेट है 15% है। और 12 लाख से 15 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 20% टैक्स है और उसके ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इनकम 15 लाख से एक्सीड हो गई है, तो हमें जो सभी स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैक्स नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 4% एजुकेशन सेस भी आएगा, जो यहाँ टोटल टैक्स कैलकुलेट हो गया उसके ऊपर, और यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया है। अब क्योंकि ये 10,000 रुपये से ज़्यादा था तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 जो है उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। तो 31 मार्च 24 तक आपको ये टैक्स पे करना था। क्योंकि आपने नहीं पे किया है तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वो भी कर दिया गया है कि आपने जो एडवांस टैक्स है वो क्वार्टरली नहीं पे किया है, तो एडवांस टैक्स आपको क्वार्टरली पे करना होता है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक है प्लेलिस्ट में भी दिया गया है CS सतबीर सिंह चैनल पे। तो इस प्रकार टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपका डिले होगा रिटर्न को फाइल करने में, ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, यानी कि 31 जुलाई के बाद, तो उस केस में फीस जो है लेट फीस वो भी कैलकुलेट कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है और जो टैक्सेबल इनकम है वो आ गई है, जो टैक्स लायबिलिटी वो आ गई है। अब यहाँ पे आपका अमाउंट पेबल आ रहा है। पहले आपको अमाउंट पे करना है, उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। यदि आप पे लेटर करके करेंगे,
हालांकि आप पे लेटर करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन यदि टैक्स पेबल आ रहा है रिटर्न में तो पहले पे कीजिए, उसके बाद ही रिटर्न फाइल कीजिए। तो यहाँ पे नाउ बटन पे प्रेस करके आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे 24-25 असेसमेंट ईयर आ गया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24। यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ गया है। आप कंटिन्यू करेंगे तो इस प्रकार से आपका टैक्स, सेस और इंटरेस्ट यहाँ पे चालान में फीड कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे जाके कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे डिफरेंट मोड है इसे पे करने के लिए। आप या तो नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, जैसे कि बैंक यहाँ पे दिए गए हैं, या फिर यहाँ पे आप लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं बैंक, यदि यहाँ ऊपर लिस्ट में नहीं है। या फिर आप डेबिट कार्ड के द्वारा पे कर सकते हैं, या फिर बैंक के काउंटर पे जाके पे कर सकते हैं। 10,000 रुपीज़ तक कैश में पे कर सकते हैं, और या फिर चेक के द्वारा पे कर सकते हैं, या फिर आप RTGS या निफ्टी के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप UPI क्रेडिट कार्ड के द्वारा पे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लीजिए। और जो एप्लीकेबल चार्जेस हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यदि आप नेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज या फीस नहीं है, लेकिन यदि आप UPI क्रेडिट कार्ड के द्वारा करते हैं तो उस केस में ट्रांजैक्शन चार्ज जो अप्लाई हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। यदि आप UPI करते हैं तो किसी भी बैंक का यहाँ पे पेमेंट गेटवे चूज़ कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करके आप जो UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप ई फाइल में जाके यहाँ पे E-Pay टैक्स में जाके यहाँ पे यदि आपने सेव किया है चालान को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रेस करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इसे। यदि आपने चालान जनरेट कर लिया है तो यहाँ पे जनरेटेड चालान पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके आप बैंक के पास लेके जाएंगे इसे पे करने के लिए। जैसे कि आप कैश में पे करना चाहते हैं, चेक के द्वारा, RTGS या NEFT के द्वारा, तो यहाँ से आप जनरेटेड चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे आपको लास्ट में स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे देखिए एक्शन बटन के अंतर्गत यहाँ पे आप पे कर सकते हैं यदि आपने चालान जनरेट कर लिया है, या फिर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पे कर चुके हैं तो उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में सबसे लास्ट में जाएंगे। यहाँ पे भी 3 एक्शन के अंतर्गत यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं इसकी डिटेल। यहाँ पे आपको बैंक का जो BSR कोड है, चालान नंबर है, डेट ऑफ पेमेंट मिल जाएगी, तो उसे आपको फीड करना होता है टैक्स पेड की डिटेल में। उसके बाद ही आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए टैक्स पेड की डिटेल है, यहाँ पे आपको फीड करना है। जब आप चालान को पे कर देंगे यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे शो डिटेल करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको बैंक का BSR कोड एंटर करना है, जो कि आप चालान से जो है देख लेंगे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। चालान का जो सीरियल नंबर है वो एंटर करना है, 5 डिजिट का, और डेट ऑफ डिपॉजिट एंटर करना है। जो अमाउंट आपने पे किया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना और ऐड करना है। तो उसके बाद आपको कन्फर्म करना है। तो अब यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट पेबल 0 आ रहा है। यदि आपका रिफंड आएगा तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है रिटर्न को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे आप टिक करेंगे, और यहाँ पे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे प्रेस करेंगे। यहाँ से आप रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम फाइल नहीं किया हमने, ये ड्राफ्ट फॉर्मेट है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे। तो यदि आपकी रिटर्न में कोई गलती नहीं होगी तो इस प्रकार से वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। यदि कोई एरर होगी तो वह यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके रिटर्न को वेरीफाई करना है। रिटर्न को वेरीफाई करने का तरीका भी सरकार ने बदल दिया है। अब आपको 30 डेज़ के अंदर रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यदि आप इसे डिले करेंगे तो उस केस में आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यदि आपने पुरानी रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल की है, विद इन टाइम वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आपको नई रजीम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगी पुरानी रजीम की। इसके अलावा लेट फीस और इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो रिटर्न आपको टाइमली वेरीफाई करनी है। तो आप रिटर्न को बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। ई फाइल में जाके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाके E-वेरीफाई रिटर्न करके बाद में कर सकते हैं, या फिर आप साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं रिटर्न को, यदि आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जब रिटर्न फाइल हो जाएगी ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके आप यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करके अपने रिटर्न को देख सकते हैं। उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिटर्न फाइल हो जाने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं, या जो एक्नॉलेजमेंट है डाउनलोड रिसीट कर सकते हैं। तो हमने जो रिटर्न की डिस्कशन की ITR 4 की वो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग की है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए ऑप्शन जो है दी गई है वो आप जो है चूज़ करेंगे, और उसके बाद 10IEA फॉर्म का जो पर्टिकुलर फिल करेंगे किस दिन आपने फाइल किया है। तो आपको इंश्योर करना है कि 10IEA फॉर्म आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना है, ड्यू डेट तक ITR को फाइल करने की। उसके बाद ये आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रजीम में हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि LIC PPF टैक्स ट्रैक की, सेम बैंक इंटरेस्ट की। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म में चेंजेस करने हैं अब। तो इसके लिए आप यहाँ पे ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, यहाँ फॉर्म 10 IA दिया गया है। यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को फाइल करेंगे। इसका मतलब है कि आप नई टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग जो है आप रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। तो यदि आप एक बार ये फॉर्म फाइल कर देंगे तो उसके बाद आप नई टैक्स रजीम में नहीं जा सकते। सिर्फ एक ही बार आपको लाइफ टाइम में अपॉर्चुनिटी होगी कि आप दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं नई टैक्स रजीम में। तो इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए कि फॉर्म 10 IA आपको कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उसके बाद आप ITR 4 की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब खोलेंगे। वहाँ पे यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई थी कि क्या आप नई टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको येस चूज़ करना है और आपको बताना है कि आपने फॉर्म 10 IA जो है वो विद इन ड्यू डेट जो फाइल कर दिया इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 IA चूज़ करनी है, उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा 10 IA फॉर्म का वो यहाँ पे फिल करना है। तो इस प्रकार आप ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत अब रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आपकी जो कैलकुलेशन है वो अब ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग की जाएंगी इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा। तो उसके बाद आप जब यहाँ पे टोटल डिडक्शन की टैब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग डिडक्शंस हैं वो यहाँ पे ओपन हो गई हैं। अब आप ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि LIC PPF की मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर 80 TTA की डिडक्शन जो है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल 80 TTA जो है वो इनेबल हो गया है, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो जो मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलती है यदि आपका सेम बैंक इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा है, या फिर यदि इससे कम है तो अप टू द अमाउंट ऑफ सेम बैंक इंटरेस्ट आप यहाँ पे एंट्री करके वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स पेड की टैब है उसके अकॉर्डिंग हमने जो टैक्स पेड है वो एंटर कर दिया था। अब यहाँ पे जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन आएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी की टैब पे। तो अब जो है आपकी जो यहाँ पे शो कैलकुलेशन करके देखेंगे, ये देखिए ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग वो आपकी टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स कैलकुलेशन कर दी गई हैं और अकॉर्डिंगली जो आपने टैक्स पे किया है उसे भी लेस कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल टैक्स पेबल है वो आ गया है, जो टोटल टैक्स हमने पे कर दिया वो यहाँ पे लेस हो गया है, जो नेट टैक्स पेबल है यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार आप ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग पहले टैक्स पे कर देंगे, उसके बाद आप फिर से टैक्स पेड में जाके इसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो चलान नंबर है, BSR कोड है, डेट ऑफ पेमेंट वो एंटर करेंगे और उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके असेसमेंट ईयर 24-25 के ITR कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है ITR को फाइल करते हुए। और यहाँ पे वीडियोस के अंतर्गत आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।